पिछले क्लास में हमने देखा कि प्राइस इफेक्ट जिसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इंटरम इफेक्ट होता है उसको हमने हिट स्टेप मेथड से समझा था। नॉर्मल रूट के बारे में कुछ टेस्ट हैं, उसे आप देख सकते हैं। अब हम आज का टॉपिक हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व पर पहुंचते हैं। तो हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व में हम प्राइस ऑफ कमोडिटी और चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ओनली विथ रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के कारण प्राइस चेंज होने के कारण जो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण जो डिमांड में परिवर्तन हुआ है उसे हम हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व के द्वारा दर्शाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हो गया हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो एक डिमांड कर्व होता है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और दूसरा होता है हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व में सिर्फ हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा से वही मान लेते हैं कि ए बी हमारा बजट लाइन है। मतलब ए बी मेरा इनिशियल बजट लाइन है जब हमारा ईयर्स की प्राइस पी ईयर्स है। यहाँ पर क्वांटिटी ईयर्स लिख देते हैं, क्वांटिटी ऑफ ईयर्स यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ वाई। ईयर्स की प्राइस चेंज होने पर हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाता है ए बी डैश पर। मतलब ईयर्स की प्राइस जब कम होती है तो ईयर्स इंटरसेप्ट बढ़ जाता है। उसके बाद हम कंपनसेटेड, ये आसान तरीका बता रहे हैं एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए, वास्तविकता में ऐसे ड्रॉ नहीं होता है। तो ये हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व है। मतलब हमने परचेजिंग पावर जितना बढ़ा है उतना ही हमने कम कर दिया है। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और उसके बाद हमने नॉर्मल रूट के लिए हम अभी बना रहे हैं। तो इसमें आसान से बनाने के लिए कि हमें एट इंडिफरेंस कर्व इस तरह बनाना पड़ेगा जो ए बी लाइन टू बी टच करे और कंपनसेटेड लाइन टू बी टच करे। तो हम इसको E1 इक्विलिब्रियम बोल देते हैं और यहाँ पर E2 इक्विलिब्रियम है, E3 इक्विलिब्रियम है और यहाँ पर मान लेते हैं नॉर्मल रूट है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ईयर्स हमारा नॉर्मल रूट है तो मान लेते हैं E2 इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पर है। तो E1 पर X1 डिमांड है, ईयर्स की प्राइस चेंज होने पर डिमांड हो रहा है X2 और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण X1 से X2 हमारा डिमांड बढ़ा है ईयर्स का। इसे ही अब हम अगर प्राइस लाइन पर दिखाएं, जैसे हम प्राइस और ईयर्स की प्राइस और ईयर्स की डिमांड में हम दिखाने की कोशिश करें इसी चीज़ को, तो हम देख सकते हैं जब हमारा देख सकते हैं ए बी लाइन पर हमारा ईयर्स की प्राइस पी ईयर्स था और उसके बाद हमारा प्राइस हो जाता है कम हो जाता है P1 ईयर्स हो जाता है। जैसे ये हमारा जो ए बी डैश है इस समय हमारा प्राइस P1 डैश है, P1 ईयर्स है। हम देख सकते हैं कि इनिशियल में मेरा डिमांड जो है पी ईयर्स प्राइस पर वो हमारा ईयर्स1 है। यहाँ पर डिमांड E1 है, ये E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा रहे हैं और X2 डिमांड जो हमारा है वो हमारा P1 ईयर्स प्राइस पर है। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों का समेसन है, दोनों का प्रभाव है। तो यहाँ पर X1 है, यहाँ पर X2 डिमांड है। तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें, अगर हम इस E1 और E2 पॉइंट को ड्रॉ करें तो हमारा ये ऑर्डिनरी डिमांड कर्व होगा। और अगर हम इस X2 पॉइंट को भी ड्रॉ करें तो X2 हमारा यहाँ पर है और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो हो रहा है वो हमारा इस बाई ऑर्डिनेट हम यहाँ पर हो रहा, मेरा प्राइस जो है वो न्यू प्राइस है तो P1 ईयर्स प्राइस है तो इस यहाँ पर ये ड्रॉ हो रहा। तो अब हम अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लें, इनकम इफेक्ट को ना लें तो हमारा जो डिमांड कर्व हो रहा वो कुछ इस तरह से हो रहा।
तो हमने बताया था कि हिर्शियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण डिमांड में क्या बदलाव हो रहा है हम वो देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्राइस पी ईयर्स से P1 ईयर्स में जब परिवर्तन हो रहा है तो हमारा डिमांड E1 से E2 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 में बदल रहा है, हमारा मतलब डिमांड S1 से S2 की ओर बढ़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हिर्शियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व जो है वो ये हमारा हुआ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल रोड है, तो नॉर्मल रोड के यर्स हमारा नॉर्मल रोड है, तो हमारा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमारा परचेजिंग पावर बढ़ रहा है इनकम इफेक्ट के कारण E2 से E3 मतलब H2 से H3 हमारा पॉजिटिव डिमांड है, क्योंकि यर्स हमारा नॉर्मल रोड है। तो नॉर्मल रोड के केस में ऑर्डिनरी डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैटर होता है, देख सकते हैं इसका स्लोप कम है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व का स्लोप कम है। जबकि हमारा देख सकते हैं कि कंपनसेटेड हिर्शियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व का स्लोप ज़्यादा है। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं कि नॉर्मल रोड में हमारा हिर्शियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व ज़्यादा स्टीपर हो रहा है। अब आपसे ये कोई पूछ सकता है इसका क्या यूज हो सकता है, तो इसका पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही अच्छी तरह से यूज हो सकता है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर से गवर्नमेंट ये जान सकता है कि प्राइस चेंज होने पर हमारा जो कस्टमर है या जो इंडिया के लोग है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो गवर्नमेंट जान सकते हैं और उस अनुसार से पॉलिसी को डिजाइन किया जा सकता है। इसे हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा बाई एक्सिस पर मिल्क है और हमारा एक्स एक्सिस पर हमारा मिल्क है और बाई एक्सिस पर मानिए हमारा पिज्ज़ा है। अगर गवर्नमेंट पास डेटा है कि पिज्ज़ा का कंजम्पशन बढ़ गया और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है मिल्क के अपेक्षा, वो चाहते हैं कि हमारे कंट्री में मिल्क का कंजम्पशन बढ़े, तो वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब जैसे वो सबसे पहले मान लीजिए कि वो कुछ सब्सिडी दे देते हैं, बोलते हैं कि मिल्क पर हम कुछ सब्सिडी देते हैं और बाद में वो टैक्सेशन लगा देते हैं जिससे गवर्नमेंट पर खर्चा भी नहीं पड़ेगा और वो मिल्क का कंज्यूमशन को बढ़ावा भी दे देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि शुरुआत में हमारा ए बी बजट लाइन है, तो जब गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडी देगा तो मिल्क की प्राइस कम हो जाएगी, तो हमारा ए बी डैश हो जाएगा बजट लाइन। तो उसी तरह से उसके बाद गवर्नमेंट जब कुछ टैक्सेशन लगा देगा तो हमारा टैक्सेशन इस तरह लगाएगा कि लोगों को भी ऐसा फील ना हो कि उनसे कुछ छीना जा रहा है, मतलब उनको यूटिलिटी परचेजिंग पावर अभी भी उतना ही बना हुआ रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं जैसे पहले कंज्यूमशन S1 हो रहा था और अब हमारा टैक्सेशन लगाने के बाद हम दोबारा से अब हमारा जो इक्विलिब्रियम जैसे ये E1 है और ये हमारा E2 है, तो अब हमारा जो कंज्यूमशन है S2 है, तो हम देख सकते हैं मिल्क का कंज्यूमशन हमारा बढ़ गया है और पिज़्ज़ा का कंजम्पशन घट गया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है पॉलिसी मेकिंग में इस पूरी थ्योरी को और इससे लोग का जनहित हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर इसे कंपनी यूज़ करने लगे तो भी लोग का जनहित हो सकता है, लेकिन कंपनी अगर इसका मिसयूज़ करने लगे या कोई दूसरे देश का लोग हमारे देश के डाटा का यूज़ करके हाँ एक अलग तरीका से लोगों को इंड्यूस करने लगे जिससे देश का निगेटिव हित जुड़ा हुआ हो और दूसरे देश का हित ज़्यादा फायदा में चल रहा हो, तो इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब हम यहाँ पर हमने नॉर्मल गुड्स के बारे में देखा था। अब अगर हम यहाँ पर इन्फीरियर गुड के बारे में देखें तो कि जैसे हमारा E1 हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है और
E3 हमारा मान लेते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण है। तो इंटरम हमारा क्या होता, इंटरम इफेक्ट के कारण इंफीरियर रोड में हमारा डिमांड जो होता है यथाक्रम हो जाता है। तो E2 हमारा जो फाइनल इक्विलिब्रियम हो रहा वो हो रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी जो डिमांड कर्व है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो है कंपनसेटेड डिमांड कर्व से ज़्यादा स्टीपर होता है। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा कि कोई पूछेगा कि इन्फीरियर गुड में हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व स्टीपर होता है या ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। तो आप बता सकते हैं कि हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व हमारा ये ज़्यादा स्टीपर होता है बनस्पति ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की अपेक्षा। अब इसी तरह से हमने देखा कि जैसे इंफीरियर गुड में हमारा जो इंटरम इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अपोजिट में चलता है, लेकिन वो उसको ओवरटेक नहीं करता है। लेकिन हमने पिछले क्लास में देखा था कि डिफेन गुड में हमारा जो इंटरम इफेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होता है। इस कारण से हमारा नेट डिमांड जो होता है, जैसे ये E1 है, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन के कारण हमारा डिमांड आया है E3। जैसे शुरुआत में X1 है, फिर सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट के कारण हमारा डिमांड X2 है, प्राइस रेशियो के डिफरेंस के कारण। लेकिन हमारा जो इंटरम इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। तो नेट हमारा डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है X2। तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व होगा। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिमांड कर्व हमारा देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पर ऑर्डिनरी डिमांड कर्व हम देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग है। और ये हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है। और ये हमारा हिट्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व है।